हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में अपन एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन से देखेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये अध्याय 3 पढ़ रहे थे, इसका पार्ट 1 और 2 आपने पढ़ लिया। अगर नहीं पढ़ा है तो उसका लिंक आपको नीचे मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाकर के विजिट कर सकते हैं। तो आज का हमारा जो पहला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भारतीय समाज में जाति व्यवस्था के गुण व दोष की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जाति व्यवस्था का इतिहास हजारों वर्ष का है, यानी कि जाति व्यवस्था एक दिन में नहीं बन गई, ये हजारों वर्ष पुरानी है, पहले से चली आ रही है। ठीक है, वास्तव में भारतीय समाज में जाति व्यवस्था के द्वारा अनेक कार्य होते आए हैं और आज भी हो रहे हैं। यानी कि जाति व्यवस्था के द्वारा पहले से बहुत से कार्य होते चले आ रहे हैं और आज भी हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अब होना बंद हो गए हैं। हालांकि जाति व्यवस्था यानी कि जातिगत थोड़ा बहुत कम हो गया है ना। पहले जातियों के हिसाब से जो भेदभाव था उसमें थोड़ा तो अंतर आया है, लेकिन जाति के अंतर्गत जो कार्य पहले से होते चले आ रहे हैं, लेकिन आज भी हो रहे हैं उनमें से। ठीक है, जाति व्यवस्था में दोष होते हुए भी इसका महत्व आज भी किसी न किसी रूप में बना हुआ है। जाति व्यवस्था में वैसे तो बहुत से दोष हैं, लेकिन इसका महत्व आज भी है मौजूद, है ना, किसी न किसी रूप में हमें देखने को मिल जाता है। तो ये तो जाति व्यवस्था के बारे में थोड़ी सी डिटेल थी। और उसके बाद है जाति व्यवस्था के प्रमुख गुण, उसके बाद दोष भी पढ़ेंगे। गुण भी पढ़ना है अपन को, दोष भी पढ़ना है। ठीक है, और वीडियो को देखते ही देखते ये पूरा क्वेश्चन याद हो जाएगा, आपको अलग से रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो लास्ट तक वीडियो को बने रहिएगा और साथ साथ इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप इसका रिवीजन कर सकें। ठीक है, उसके बाद है जाति व्यवस्था के प्रमुख गुण। पहले हम गुण देख लेते हैं। ठीक है, तो एक हेडलाइन लिख देनी है इसी तरह से, जाति व्यवस्था के प्रमुख गुण निम्नलिखित हैं। आपको ऐसी हेडिंग बना के एग्जाम में लिखना है। ठीक है, पहले हेडिंग बनाएंगे ऐसे, जाति व्यवस्था के प्रमुख गुण, उसके बाद लिखना है जाति व्यवस्था के प्रमुख गुण निम्नलिखित हैं। फिर पहला गुण कौन सा है? मानसिक सुरक्षा। तो ये जाति व्यवस्था का पहला गुण है, मानसिक सुरक्षा। हेडिंग को आपको अच्छे से याद करना है। ठीक है, मानसिक सुरक्षा, इसके बारे में तो आपको याद हो ही जाएगा, लेकिन आपको ये हेडिंग नहीं याद है तो ये कैसे लिख पाओगे। ठीक है, तो पहली हेडिंग याद करना है, मानसिक सुरक्षा। जाति अपने सदस्यों को मानसिक सुरक्षा प्रदान करती है। तो पहली हेडिंग तो इससे ही संबंधित लिख देना है, मतलब पहली लाइन, फर्स्ट लाइन, है ना। जाति अपने सदस्यों को मानसिक सुरक्षा प्रदान करती है। अब मानसिक सुरक्षा क्या है, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगी। जाति का निर्धारण जन्म से होता है। जाति का निर्धारण किससे होता है? जन्म से, यानी कि जिस जाति में व्यक्ति जन्म लेता है वो उसी जाति का सदस्य हो जाता है। तो जाति का निर्धारण जन्म से होता है, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, है ना। अतः व्यक्ति को व्यवसाय, विवाह संबंध आदि के बारे में ज़्यादा कुछ सोचना नहीं पड़ता है। यानी कि उसे पता है उसका विवाह उसकी जाति में ही होगा, है ना। मतलब जाति व्यवस्था का काम क्या है? विवाह अपनी जाति में करें, है ना। व्यवसाय कुछ जातिगत विवाह, मतलब व्यवसाय भी होते हैं, जैसे कि ब्राह्मण लोग ही जो हवन करते हैं, है ना। तो क्या है, ये जातिगत व्यवसाय हो गया ना। तो विवाह के बारे में और व्यवसाय के बारे में ज़्यादा कुछ सोचना नहीं पड़ता, हमें पहले से ही ये प्राप्त है अपने पूर्वजों के द्वारा, है ना। यानी कि लोगों ने पहले से नियम बना रखे हैं, हमें उसके बारे में ज़्यादा कुछ सोचना नहीं पड़ता। हमें पता हमारी जाति में ये काम चले आ रहे हैं तो हम करते चले आ रहे हैं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है। विवाह संबंध आदि के बारे में ज़्यादा कुछ सोचना नहीं पड़ता है। अर्थात व्यक्ति को मानसिक कष्ट उठाना नहीं पड़ता, यानी कि उसे दिमाग पे ज़्यादा बोझ उठाना नहीं पड़ता, ज़्यादा जोर दबाव नहीं लगाना है दिमाग पे। उन्हें पता है इस जाति में हमें विवाह करना है ना, और हमारी जाति में ये वाले काम होते चले आए हैं, वही काम हमें करना है। तो उसके दिमाग के ऊपर ज़्यादा बोझ नहीं रहता है। तो यही है मानसिक कष्ट, है ना। अर्थात व्यक्ति को मानसिक कष्ट उठाना नहीं पड़ता, क्योंकि वह पहले से निर्धारित योजनाओं के अनुसार कार्य करने लगता है। पहले से निर्धारित योजनाओं का मतलब है, यानी कि जाति व्यवस्था में जो योजनाएं पहले से बना रखी हैं लोगों ने, उन योजनाओं के ऊपर हमें काम करना है ना। तो हमें ज़्यादा कुछ सोचना पड़ता नहीं है, दिमाग पर जोर लगाना पड़ता नहीं है ना। व्यक्ति की आजीविका तक का निर्धारण जाति के द्वारा होता है। जीविका का मतलब है जीवन चलाने के लिए जो भी कार्य करने पड़ते हैं, यानी कि इनकम के जो सोर्सेस हैं, व्यवसाय हैं, वो भी जाति व्यवस्था ही तय करती है ना। तो व्यक्ति की जीविका तक का निर्धारण जाति द्वारा होता है, यानी कि उसका व्यवसाय क्या होगा, उसका कार्य क्या होता है, इसका निर्धारण भी जाति व्यवस्था के द्वारा होता है। इन सब से व्यक्ति को मानसिक सुरक्षा मिलती है। इन सब के द्वारा व्यक्ति के लिए मानसिक सुरक्षा प्रदान हो जाती है, यानी कि उससे दिमाग पर ज़्यादा बोझा उठाना नहीं पड़ता,
कष्ट उठाना नहीं पड़ता है मानसिक रूप से, है ना। उसे पता हमारी जाति में ये काम होते चले आए, वही करो, है ना। मतलब अगर ब्राह्मण लोग हैं तो उन्हें पता हमारी जाति में हवन वगैरह करने का कार्य चला आ रहा है, तो वो कर रहे हैं आराम से, है ना। तो बहुत से ऐसे कार्य हैं, मतलब कोई ज़रूरी नहीं है मतलब जातिगत ही कार्य करें, लोग हट कर के भी कर रहे हैं, लेकिन जातिगत जो कार्य चले आ रहे हैं उनके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी समाज की स्थिरता, ठीक है। समाज की स्थिरता, हमारे समाज में आज भी मानसिक स्थिरता दिखाई देती है। स्थिरता मतलब एक स्थिर, ठीक है, समाज के अंदर एक स्तर बना हुआ है। तो हमारे समाज में आज भी मानसिक स्थिरता दिखाई देती है, जिसका मूल कारण जाति व्यवस्था है। यानी कि जाति व्यवस्था क्या है कि स्तर, यानी कि लोगों को पता होता है कि समाज के अंदर हमारा स्तर कितना ऊंचा है कितना नीचा है। यानी कि जाति के अंदर मतलब स्तर पाए जाते हैं, ऊंच नीच की भावना, है ना। तो मतलब स्थिरता बनी हुई है जाति व्यवस्था के द्वारा। जाति व्यवस्था के कारण भारतीय समाज का ढांचा अपरिवर्तनशील है, यानी कि उसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा ज़्यादा, ठीक है। जब व्यक्ति का स्तर को मतलब समाज के अंदर उसे कितना ऊंचा नीचा स्थान प्राप्त है, उसे बोलते हैं स्तर, ठीक है। जीविका मतलब उसका व्यवसाय है, मतलब उसका जीवन कैसे चलता है, जीवन चलाने के लिए वो कौन कौन से काम करता है, मतलब उसकी कमाई कहाँ से होती है, जीविका कैसे चलती है, ठीक है। तो उसे बोलते हैं जीविका, वो भी निश्चित होती है। तथा पद जाति व्यवस्था द्वारा निश्चित होते हैं, मतलब उसे पद कौन सा प्राप्त है जाति के हिसाब से, ठीक है। अतः समाज में स्थिरता बनी रहती है। इस प्रकार समाज में स्थिरता बनी रहती है, मतलब लेयर बना रहता है, ठीक है। तो हेडिंग हमारे सेकंड हो गया समाज की स्थिरता। उसके बाद है तीसरी हेडिंग सामाजिक सुरक्षा, ठीक है। तो अच्छे से हेडिंग जरूर याद कर लेना। जब जाति का सदस्य मतलब किसी मुसीबत में होता है, यानी कि अगर किसी जाति का सदस्य किसी मुसीबत में पड़ गया है तो उसके जाति के लोग उसकी मदद करेंगे मुसीबत के समय पर, और उस व्यक्ति को महसूस होगा कि वो संसार में इस दुनिया में अकेला नहीं है, उसके जाति के सभी लोग उसके साथ मुसीबत में खड़े हैं, ठीक है। तो यही हो गया सामाजिक सुरक्षा। जब जाति का सदस्य किसी मुसीबत में होता है, ठीक है, तो जाति के सदस्य किसी न किसी रूप में उसकी सहायता करते हैं। व्यक्ति सोचता है कि वह अकेला नहीं है, उसकी जाति के अन्य लोग उसके साथ खड़े हैं। यानी कि जब किसी जाति का व्यक्ति किसी मुसीबत में है तो उसकी जाति के लोग सब लोग उसकी क्या करेंगे, मदद करेंगे मुसीबत के समय में। और उस व्यक्ति को लगेगा कि इस दुनिया में वो अकेला नहीं है, उसके जाति के सभी लोग उसके साथ खड़े हैं उसकी मुसीबत में, ठीक है। उसके बाद है हमारा चौथा पॉइंट, चौथी हेडिंग है रक्त की शुद्धता। जाति व्यवस्था द्वारा रक्त की शुद्धता में विशेष सहायता मिलती है। जाति व्यवस्था द्वारा रक्त की शुद्धता में विशेष सहायता कहाँ मिलेगी, मतलब जो विवाह होगा उसी जाति में होगा, तो मतलब जो विवाह के बाद जो संतान उत्पन्न होगी तो उसी जाति का उसमें उसके अंदर खून होगा, है ना। तो रक्त की इस प्रकार शुद्धता बनी रहती है, ठीक है। जाति व्यवस्था द्वारा रक्त का मतलब होता है खून की शुद्धता में विशेष सहायता मिलती है। प्रत्येक जाति अपनी जाति में ही विवाह करता है, यानी कि प्रत्येक जाति वाला व्यक्ति अपनी ही जाति में विवाह करेगा, ठीक है। तो उसके खून में क्या होगा, शुद्धता रहेगी, मिक्सचर नहीं हो पाता। मतलब अलग अलग जाति में अगर विवाह करेंगे तो उसकी संतान होगी तो उसके खून में क्या होगा, मिक्सचर हो जाएगा, मतलब उसकी जो नस्ल है वो बदल जाएगी, यानी कि दूसरी जाति का खून हो जाएगा ना उसमें, ठीक है। अतः रक्त की शुद्धता बनी रहती है, यहाँ रहती लिखना है, ठीक है। रक्त का मिश्रण नहीं हो पाता है। तो आई होप आपको ये तो क्लियर हो गया होगा। अब इसके देखेंगे कुछ दोष, ये थे गुण, ठीक है। तो गुण में अपन ने 4 हेडिंग पढ़ ली है, अच्छे से हेडिंग को याद कर लेंगे। अब पढ़ेंगे जाति व्यवस्था के दोष। तो हेडिंग बना देंगे जाति व्यवस्था के दोष, और जाति व्यवस्था के प्रमुख दोष निम्नलिखित हैं, इस तरह से लिख देंगे। तो पहला दोष है राष्ट्रीय एकता में बाधक। दूसरा दोष है स्त्रियों की हीन दशा, हीन का मतलब बहुत ही खराब स्थिति। तीसरा था प्रतिभा का दुरुपयोग, ठीक है, ये प्रतिभा का दुरुपयोग। और चौथा पॉइंट है हमारा सामाजिक विघटन, ठीक है। तो पहले चारों हेडिंग को याद करेंगे, उसके बाद एक एक के बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रीय एकता में बाधक, राष्ट्रीय एकता का मतलब है पूरे देश की एकता में बाधक है जाति व्यवस्था।
क्योंकि हर व्यक्ति अपनी ही जाति को बढ़ावा देता है, तो दूसरी जाति को बढ़ावा नहीं देगा तो क्या होगा, दोनों में तनातनी रहेगी, तो ये राष्ट्रीय एकता में बाधा उत्पन्न करेगी, यानी कि लोग इकट्ठे नहीं रह पाएंगे। ठीक है, जाति व्यवस्था राष्ट्रीय एकता में बाधक है क्योंकि व्यक्ति पूरे राष्ट्र के प्रति जागरूक होने की बजाय वह केवल अपनी जाति के हितों को अधिक महत्व देता है, यानी कि पूरे राष्ट्र को महत्व ना दे करके सिर्फ अपनी जाति को ज़्यादा बढ़ावा देता है। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय एकता में जाति व्यवस्था कैसी थी, बाधा उत्पन्न कर रही थी। तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, याद भी हो गया होगा। दूसरा पॉइंट है स्त्रियों की हीन दशा को मतलब होता है, मतलब उनकी जो स्थिति थी वो खराब थी, हीन थी। ठीक है, हीन का मतलब उन्हें हीन दृष्टि से देखा जाता था, मतलब कमज़ोर समझा जाता था। ठीक है, एक हिसाब से देखा जाए तो जाति व्यवस्था में ने स्त्रियों की दशा को कभी ऊंचा नहीं उठने दिया, मतलब उन्हें हमेशा नीचे गिराया गया था। उन पर अनेक बंधन लगाए गए, मतलब अनेक बंधन क्या थे कि स्त्रियां घर से बाहर नहीं जा सकती, वो पढ़ाई लिखाई भी नहीं कर सकती थी, पढ़ने के लिए बाहर नहीं जा सकती थी, नौकरी नहीं कर सकती थी। तो मतलब अनेक समाज के द्वारा बंधन लगा दिए गए, समाज नहीं मतलब जाति के द्वारा। हर जाति में अलग अलग नियम लागू होते थे, है ना। तो जाति व्यवस्था के द्वारा क्या हुआ, स्त्रियों की दशा लगातार खराब होती चली गई। लेकिन अब तो सुधार आ गया क्योंकि अब देश आज़ाद है, हर व्यक्ति को मतलब अधिकार है ऊपर उठने का, है ना, पढ़ने का, लिखने का। उन पर अनेक बंधन लगाए गए, पर्याप्त काल तक उन्हें शिक्षा के मौलिक अधिकार से वंचित रखा गया। यानी कि शिक्षा का जो मौलिक अधिकार है, मतलब शिक्षा हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी है, कोई भी व्यक्ति शिक्षा को ग्रहण कर सकता है, लेकिन स्त्रियों के लिए अनिश्चित पर्याप्त काल तक ये मतलब मौलिक अधिकार से उन्हें वंचित रखा गया कि मतलब वो बाहर नहीं जाएंगी पढ़ने के लिए, चार दीवारी के अंदर बंद रखा, मतलब घर में। ठीक है, तो ये भी हेडिंग क्लियर हो गई होगी। उसके बाद है प्रतिभा का दुरुपयोग। प्रतिभा का मतलब है कोई व्यक्ति योग्य है लेकिन उसे योग्यता के अनुसार कार्य करने ना दिया जाए। बोल दिया जाए जैसे कोई सफाई कर्मचारी है, सफाई कर्मी है ना, तो उसके पिताजी सफाई कर्मी रहे, उसका बेटा भी क्या करे, सफाई का ही काम करे। हालांकि उसका बेटा योग्य है फिर भी वो कोई उच्च कार्य नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, कारण ये था कि उसकी जाति में उच्च कार्य अलाउ नहीं है। वो सिर्फ क्या कर सकता है, सफाई का कार्य कर सकता है ना। तो प्रतिभा का दुरुपयोग हुआ। जाति व्यवस्था के कारण प्रतिभाशाली व्यक्ति अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन नहीं कर पाता था, मतलब वो अपनी प्रतिभा को दिखा नहीं पा सकता था कि उसे पता है कि मैं योग्य है, मतलब उसके अंदर योग्यता है, फिर भी वो कोई योग्य कार्य नहीं कर सकता था, अच्छा कार्य नहीं कर पाता था। जैसे एक सफाई कर्मी कितना भी कर लो यहाँ पे योग्य क्यों ना हो, लेकिन वह जीवन भर सफाई का कार्य करता था। क्यों करता था, क्योंकि इसकी जाति में यही कार्य लिखा था, है ना। अब नेक्स्ट है हमारा सामाजिक विघटन। विघटन का मतलब होता है टूटना। समाज के अंदर विघटन हो रहा है, मतलब समाज धीरे धीरे टूटता जा रहा है, अलग होता जा रहा है। इसका कारण क्या है, जाति व्यवस्था। ठीक है, जाति व्यवस्था के कारण, यहाँ पे कारण लिख लो, समाज में विघटन होता जा रहा है, या वजह लिख लो, जाति व्यवस्था के कारण समाज में विघटन होता जा रहा है, मतलब समाज धीरे धीरे टूटता जा रहा है। क्योंकि एक जाति दूसरी जाति से कटेगी, है ना, तो अलग अलग लोग रहेंगे या नहीं रहेंगे, जिसकी वजह से सामाजिक विघटन हो रहा है। जातियों में अनेकों उपजातियाँ निकल पड़ी हैं। जातियों में उपजातियाँ मतलब जाति के अंदर भी, जैसे हिंदू धर्म है, हिंदू, उसके बाद हिंदुओं में बहुत से ब्राह्मण होते हैं, यादव होते हैं, पंडित होते हैं, है ना, बनिया होते हैं। तो मतलब अलग अलग उपजातियाँ हैं। जाति के अंदर भी बनिया कई प्रकार के होते हैं, है ना, पंडित भी ब्राह्मण लोग होते हैं, उनमें भी कई उपजातियाँ होती हैं। ठीक है, कोई मिश्रा है, कोई मतलब वो है, मतलब क्या बोलते हैं, शुक्ला है ना, कोई मिश्रा है, कोई मतलब शुक्ला है, तो मतलब अलग अलग उपजातियाँ हैं, कोई उपाध्याय है ना, तो इस तरह की होती है ना, जिसकी वजह से हिंदू समाज अनेक खंडों में बढ़ता जा रहा है। मतलब ये खंड है ना, एक दूसरे को अपने आप को ऊंचा मानते हैं हर कोई, है ना, दूसरे को नीचा मानते हैं, तो मतलब क्या होगा, विघटन होगा, एक दूसरे से अलग रहेंगे, कटते रहेंगे, है ना। उच्च जातियाँ निम्न जातियों पर अत्याचार करती हैं, मतलब उन्हें अत्याचार मतलब मानसिक रूप से प्रताड़ित करती हैं कि हम आपसे ऊंचे हैं। तो मतलब दूसरा व्यक्ति
घृणा करेगा नहीं करेगा, है ना। तो मतलब इनके अंदर घृणा की भावना रहती है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा अच्छे से। और वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियो।